हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुजाता परिहार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रीड टू सक्सीड में। इस वीडियो में कवर करेंगे 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2। चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। तो हमें स्टार्ट करना है हमारा पार्ट 2। तो इस पार्ट में करना है 6 टॉपिक से स्टार्ट। तो 6 टॉपिक जो है हमारा 6 पॉइंट जो है वो है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज और चेंज इन डिमांड में चेंज किस तरीके का आया है। या फिर हम जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज करते हैं वो होता है मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। देखो, ये जो मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व होता है, ये क्या होता है? जब प्राइस, उस पर्टिकुलर प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में जो चेंज आया है, तब जब हम उसको डिमांड कर्व में बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं, जो भी डिमांड कर्व में चेंज आता है, इंक्रीज, प्राइस के बढ़ने से जो डिमांड कर्व डिक्रीज होता है और प्राइस के घटने से डिमांड जो इंक्रीज होती है, तो इसको हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। ठीक है, बाकी सब चीजें कांस्टेंट रहती है। शिफ्ट इन डिमांड कर्व कि जब प्राइस कांस्टेंट रहता है लेकिन दूसरे जो अदर फैक्टर्स हैं, अदर डिटर्मिनेंट्स हैं, उनकी वजह से डिमांड में जो चेंज आता है उसको हम बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। प्राइस की वजह से जो चेंज आएगा वो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, और जो अदर देन प्राइस, जो बाकी फैक्टर्स है, उनकी वजह से चेंज आएगा वो शिफ्ट इन डिमांड कर्व। Change in quantity demanded refers to increase or decrease in quantity purchase of a commodity in response to decrease or increase in its own price. Other things remain constant. कि मतलब क्वांटिटी डिमांडेड में जितना भी चेंज आ रहा है, प्राइस के इंक्रीज होने से डिक्रीज हो रहा है, प्राइस के डिक्रीज होने से इंक्रीज हो रहा है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट। इट इज एक्सप्रेस थ्रू मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व के थ्रू। Change in demand on the other hand refers to increase or decrease in quantity demanded of a commodity। जो change in demand है या फिर shift in demand कर्व है, उसको हम क्या बोलते हैं कि ये वो change होता है quantity demanded में जो किसकी वजह से आ रहा है? In response to change in other determinants of demand other than price of the same commodity। price of the same commodity के अलावा बाकी जितने determinants हैं उनकी वजह से जो change आ रहा है, और इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? थ्रू शिफ्ट इन डिमांड कर्व, फॉरवर्ड शिफ्ट या फिर बैकवर्ड शिफ्ट, इसके थ्रू हम इसको बनाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। एक मिनट। मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व, या फिर हम इसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो ये क्या होता है? अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हमारा प्राइस में चेंज आता है, प्राइस में चेंज आने की वजह से जो हमारा डिमांड में चेंज आता है उसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या फिर मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। और बाकी सारी चीजें क्या रहती है? हमारी कांस्टेंट रहती है। When due to change in its own price alone, सिर्फ प्राइस में चेंज है। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस, तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है किसी भी कमोडिटी की चेंज होगी। इट इज एक्सप्रेस बाय डिफरेंट पॉइंट ऑन द सेम डिमांड कर्व। तो ये सेम डिमांड कर्व में अलग अलग पॉइंट पे हम इसको शो करेंगे। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। इसको हम मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व भी बोलते हैं और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोलते हैं। इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू फॉल इन इट्स ओन प्राइस इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। जब क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी प्राइस के फॉल होने की वजह से, उसको हम एक्सटेंशन ऑफ डिमांड बोलेंगे। ये बात याद रखना। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कब बोलेंगे? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कब होगा? जब डिमांड इंक्रीज होगी प्राइस के फॉल होने की वजह से। ठीक है, और एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू राइज इन इट्स ओन प्राइस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? जब डिमांड डिक्रीज होगी प्राइस बढ़ने की वजह से। ठीक है, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन याद रखने हैं ये। नेक्स्ट आता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व।
जब हमारा प्राइस सेम रहेगा लेकिन जो अदर फैक्टर्स हैं उसमें चेंज होने की वजह से हमारी डिमांड में चेंज आ रहा है, उसको हम बोलेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इन दिस केस द इंटायर डिमांड कर्व शिफ्ट ईदर अपवर्ड, या तो वो अपवर्ड शिफ्ट होगा या वो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। दिस टाइप ऑफ चेंज टेक्स प्लेस व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड चेंज ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अदर देन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जो दूसरी चीजों के चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज आएगा तब ये चीज होगी। दूसरी चीजें कैसे, जैसे चेंज इन इनकम, फैशन, ये सब चीजें। व्हेन ड्यू टू चेंज इन दीज अदर फैक्टर डिमांड फॉल्स, इट इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड कब हम बोलेंगे, जब डिमांड गिरेगी, ठीक है, जब डिमांड घटेगी अदर चीजों के अदर फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से। अदर फैक्टर्स जो भी है उनमें जिस तरीके का चेंज आ रहा है, जो भी चेंज आ रहा है उसकी वजह से जब हमारी डिमांड घट रही है तो डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज कब होगा, जब बाकी चीजों की वजह से हमारी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये डिक्रीज इंक्रीज भी आपको ध्यान में रखना है। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की तरफ चलते हैं। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, जो कि मैंने बताया, when change in quantity demanded of a commodity is caused by change in its own price, it is called extension और contraction of demand। और change in quantity demanded कि जब own price की वजह से जो change आ रहा है तो उसको extension और contraction बोलते हैं, ठीक है। extension क्या होता है, extension क्या होता है, जब price के fall होने की वजह से demand increase हो जाए वो extension है, लेकिन जब demand decrease हो जाए तो वो contraction है। extension of demand का अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का, प्राइस क्वांटिटी, प्राइस था 5, क्वांटिटी थी 1, प्राइस डिक्रीज हो गया, क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। प्राइस के डिक्रीज होने की वजह से डिमांड इंक्रीज हो गई, तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कि प्राइस के कम होने की वजह से डिमांड इंक्रीज हो गई। अगर इसको हम ग्राफ में शो करें, तो प्राइस जब 1 था, नहीं प्राइस जब 5 था तो हम कितनी कमोडिटी ले रहे थे, 1 यूनिट। प्राइस जैसे ही 1 हुआ हमने इंक्रीज कर दी हमारी डिमांड, तो ये जो इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ये क्या है हमारा एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। नेक्स्ट आते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन पे। कॉन्ट्रैक्शन पे क्या होता है, जब हमारा प्राइस 1 था तो हम 5 यूनिट लेते थे, हमारा प्राइस बढ़ गया तो हम 1 यूनिट लेने लगे। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस के बढ़ने से हमारी डिमांड घट गई, और डिमांड घट गई तो यहाँ पे आ गया हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और इसको हम ग्राफ में शो करें, प्राइस पहले कितना था, प्राइस पहले 1 था तो हम कितनी क्वांटिटी ले रहे थे, 5। जैसे ही प्राइस 5 हुआ हमने क्वांटिटी चेंज कर दी 1 पे, तो ये आ गया हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्या आ गया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। फिर हमने पढ़ा था इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, कि जब अदर फैक्टर की वजह से जो चेंज आएगा डिमांड में, जब डिमांड इंक्रीज हो जाएगी अदर फैक्टर की वजह से तो वो इंक्रीज इन डिमांड, और जब डिमांड डिक्रीज हो जाएगी अदर फैक्टर की वजह से तो वो डिक्रीज इन डिमांड। तो हम चलते हैं अब इंक्रीज इन डिमांड की तरफ। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। प्राइस में किसी तरीके का चेंज नहीं आ रहा है, प्राइस 10 रुपए था तो क्वांटिटी 20 ले रहे थे, प्राइस बाद में भी 10 रुपए रहा लेकिन हमने क्वांटिटी इंक्रीज कर दी। क्यों, क्योंकि कुछ अदर फैक्टर में कुछ चेंजेस आया होगा ना, इस वजह से हमने चेंज करी ना। तो इसको अगर हम ग्राफ में शो करें, प्राइस 10 रुपए था, क्वांटिटी 20, प्राइस 10 ही रहा, क्वांटिटी इंक्रीज हो गई।
ठीक है, प्राइस सेम रहा, क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, तो यहाँ से यहाँ हो गया हमारा डिमांड कर्व इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन डिमांड। यह डिमांड में क्या आया, हमारा शिफ्ट आया, तो ये शिफ्ट इन डिमांड भी हो गया। ठीक है, शिफ्ट आया जब हमारे डिमांड में। तो कॉजेज क्या क्या होते हैं इंक्रीज इन डिमांड के, कब डिमांड कब शिफ्ट होता है फॉरवर्ड, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड शिफ्ट। जब डिमांड कब इस तरफ को शिफ्ट हो तो ये होता है हमारा फॉरवर्ड शिफ्ट। तो ये कब कब होता है, कॉजेज क्या क्या है। When income of the consumer increases, जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाए तो डिमांड तो बढ़ ही जाएगी। When price of substitute good का प्राइस इंक्रीज हो जाए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस गिर जाए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस का फेवर में चेंज आ जाए, उसी कमोडिटी के फेवर में चेंज आए जब कंज्यूमर का। When availability of the commodity is expected to reduce in the near future, कि हम ये मान के चल रहे हैं कि फ्यूचर में इस चीज की अवेलेबिलिटी नहीं होगी। नेक्स्ट आते हैं हमारा डिक्रीज इन डिमांड। डिमांड में अब प्राइस वही है, सेम है 10 रुपीज, और डिमांड हमारी 30 थी, प्राइस सेम रहा, डिमांड गिर गई, डिक्रीज इन डिमांड हो गया। प्राइस 10 है, देखो पहले 10 रुपए में 30 ले लेते थे यूनिट, फिर 10 ही रुपए में 20 ही यूनिट ले पा रहे हैं। इस तरफ शिफ्ट आ गया, इस बार ए से बी पे पहुंच गए हैं। ठीक है, ये प्राइस ही है, प्राइस सेम रहा है, तो ये कौन सा शिफ्ट आया, ये बैकवर्ड शिफ्ट आया। कौन सा शिफ्ट आया, बैकवर्ड शिफ्ट। ये हो गई हमारी डिक्रीज इन डिमांड। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी डिमांड डिक्रीज हो रही है। अब इसके क्या क्या कॉजेस होते हैं, किस रीजंस की वजह से आता है ये। When income of the consumer falls, जब कंज्यूमर की इनकम गिर जाए, कम हो जाए। When price of substitute good decreases, substitute good का प्राइस डिक्रीज हो जाए तब होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस इंक्रीज हो जाए। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कमोडिटी के हिसाब से चेंज नहीं आया, कमोडिटी के अगेंस्ट चेंज आया कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में। अवेलेबिलिटी हम ये मान रहे हैं कि फ्यूचर में इसकी बढ़ जाएगी, तो हम ये सोच रहे हैं फ्यूचर में ले लेंगे, अभी नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ रीजंस होते हैं डिक्रीज इन डिमांड के। चलिए स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं हमारा 7th टॉपिक, जो कि है क्रॉस प्राइस इफेक्ट्स, या फिर इसके आगे का मैं लिख दूं कि हाउ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी कि जो कि हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, रिलेटेड गुड्स अफेक्ट्स डिमांड फॉर अ कमोडिटी। क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या होता है, और रिलेटेड गुड्स जो होते हैं हमारे, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, वो हमारी कमोडिटी जो भी पर्टिकुलर कमोडिटी है उसकी डिमांड को कैसे अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड ऑन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज कॉल्ड क्रॉस प्राइस इफेक्ट। कि प्राइस में जो चेंज आ रहा है किसी भी रिलेटेड गुड का, उसकी वजह से डिमांड में जो चेंज आ रहा है उसको हम बोलते हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट। रिलेटेड गुड्स कौन कौन से होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो इसी हिसाब से हमने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। सबसे पहला है डिमांड फॉर अ कमोडिटी इन रिलेशन टू प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स के हिसाब से किसी कमोडिटी के डिमांड पर क्या असर पड़ता है। चलो हम कंसीडर करते हैं टी एंड कॉफी का एग्जांपल। ये 2 सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, ठीक है। लेट टी बी द कमोडिटी डिमांडेड ऑफ विच डिमांड कर्व इज D1। देखो बना लेते हैं, चलो हमारा डिमांड कर्व पहले। ये प्राइस है, ये हमारी टी है, और ये हमारा, ये ऐसे पूरा जॉइंट होगा, ये हमारा टी है।
अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स कि इनिशियली इफ प्राइस ऑफ टी इज OP1, OP1 पे है प्राइस, टी का प्राइस OP1 पे है, ठीक है। फिर क्वांटिटी परचेज इज OT1, तो क्वांटिटी हम कितनी परचेज कर रहे हैं, ये OT1। अगर प्राइस इतना है तो क्वांटिटी हम कितनी परचेज कर रहे हैं, OT1, ठीक है। नाउ सपोज द प्राइस ऑफ टी रिमेन्स कांस्टेंट बट द प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीजेस। अब क्या हो रहा है कि कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो गया, किसका प्राइस इंक्रीज हुआ, कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो गया। टी का प्राइस तो उतना का उतना ही है, लेकिन कॉफी का प्राइस रिलेटेड गुड में जो सब्स्टिट्यूट गुड है हमारा, उसके प्राइस में इंक्रीज आया है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारी टी की डिमांड बढ़ गई। तो टी की डिमांड T1 से T2 हो गई। रीजन क्या था T1 से T2 होने का, उसका रीजन ये था कि कॉफी के प्राइस इंक्रीज हो गए। तो हाउ वुड यू रिएक्ट एज ए कंज्यूमर, आप टी और कॉफी आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स है, कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो गया, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे एज अ कंज्यूमर। एज अ रैशनल कंज्यूमर यू मे डिसाइड टू सब्स्टिट्यूट सम टी इन प्लेस ऑफ कॉफी, कि आप कॉफी की जगह पे, अगर आप मान लो इतना दिन में 4 बार कॉफी पीते हो, तो आप ये डिसाइड कर लोगे कि चलो अब से हम दिन में 2 ही बार पियेंगे कॉफी और बाकी के 2 टाइम हम पियेंगे टी, ठीक है। इतना आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है। और यू आर एक्सपेक्टेड टू बाय मोर ऑफ टी इवन इट्स प्राइस इज कांस्टेंट, ठीक है। या फिर आप ज्यादा टी खरीदोगे भले उसका प्राइस कांस्टेंट है। इनिशियली यू वर बाइंग P1 K1, पहले आप इतना ले रहे थे, P1 से K1 इतना ले रहे थे, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ टी विच इज इक्वल टू OT1, जो कि OT1 के इक्वल थी। नाउ यू आर विलिंग टू बाय P1 K2, जो कि अरे कहाँ गया, पहले हम इतना ले रहे थे, ठीक है, P1 K1 जो कि OT1 के इक्वल है। अब उसके बाद कितना ले रहे हैं, P1 K2 जो कि OT2 के इक्वल है। Greater purchase of a commodity at its constant price points to a situation of increase in demand or forward shift in demand curve. Accordingly, demand curve for T shift to right from D1 to D2. देखो जब क्या होता है कि प्राइस में किसी तरीके का चेंज ना आने की वजह से क्वांटिटी में चेंज आ जाता है, तो डिमांड कर्व हमारा फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट होता है, फॉरवर्ड शिफ्ट होता है। ये जो हमारा शिफ्ट हुआ इधर से इधर, ये कौन सा शिफ्ट है, ये फॉरवर्ड शिफ्ट है। कहाँ शिफ्ट हुआ है हमारा डिमांड कर्व, फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ है, इसलिए D1 से D2 हो गई हमारी टी की क्वांटिटी डिमांड। नेक्स्ट आता है हमारा डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। अगर प्राइस ऑफ कॉफी डिक्रीज हो जाएगा, प्राइस ऑफ कॉफी डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, इसको बी पॉइंट कर लो। चलो यहीं पे बना के दिखाती हूँ छोटा सा ग्राफ। थोड़ा यहाँ बनाती हूँ उसको। प्राइस सेम है, ठीक है, ये हमारा प्राइस है, ये सेम है। डिमांड पहले इतनी थी T1, यहाँ थी डिमांड P1 पे, डिमांड पहले इधर थी, इधर T1 पे, P1 से ये K1। उसके बाद डिमांड इधर इस तरफ को शिफ्ट हो गई, इधर आ गई। इस तरफ शिफ्ट आया, इस तरफ। क्यों आया इस तरफ शिफ्ट, क्योंकि कॉफी के जो प्राइस थे वो क्या हो गए, इस बार डिक्रीज हो गए। तो कॉफी के प्राइस डिक्रीज होने की वजह से हमारी टी की डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। प्राइस कॉफी का गिरा और डिमांड टी की भी गिर गई साथ के साथ। तो इस बार हमारा कौन सा शिफ्ट आया है, ये है हमारा बैकवर्ड शिफ्ट। बैकवर्ड शिफ्ट, जब आप
कॉफी और टी आपके दो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, और तो आप क्या डिसाइड करोगे कि आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, क्या पियोगे, तो आप कॉफी की डिमांड इंक्रीज कर दोगे, ठीक है। तो जैसे ही आपकी बैकवर्ड शिफ्ट आया, आपकी कॉफी के प्राइस गिर गए, आपने टी की क्वांटिटी, टी की डिमांड कम कर दी, आपने टी पीना कम कर दिया, ठीक है। तो ये था डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंड पॉइंट है डिमांड फॉर अ कमोडिटी इन रिलेशन टू प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अभी तक हम बात कर रहे थे सब्स्टिट्यूट गुड्स की, ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। कार एंड पेट्रोल का हम एग्जांपल लेके चलते हैं, और कार को हम कमोडिटी डिमांडेड मान लेते हैं। तो देखो ये P1 प्राइस है आपकी कार का, इतनी डिमांड थी, फिर इतनी हो गई, सबसे पहले देखेंगे इसमें इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड की कॉम्प्लीमेंट्री गुड का अगर प्राइस इंक्रीज हो जाए, जैसे हम कार और पेट्रोल की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, हमारी क्या होगा ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में हम कम कार खरीदेंगे, ठीक है। इवन व्हेन द प्राइस ऑफ द कार इज कांस्टेंट, कार अभी भी इतने की आती है, कार जितने की आप खरीदना चाहते थे कार अभी भी उतने की आती है, लेकिन पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, 50 से 100 हो गया। कार का प्राइस सेम है, लेकिन लेकिन पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, तो आप सोचोगे कि नहीं अभी हम कार नहीं लेते, आपकी कार का प्राइस आप कम कर दोगे, सॉरी कार का जो भी प्राइस है आप उस पर उसको नहीं खरीदोगे, आप उसकी डिमांड कम कर दोगे। नाउ इवन व्हेन प्राइस ऑफ कार इज कांस्टेंट ओनली P1 K1, देखो ये मैंने डिक्रीज वाले का बना दिया डायग्राम, डिक्रीज वाले का बना दिया। एक मिनट, इसको हम पहले इसको K2 कर लो, इसको K1 कर लो। इसको T2 कर लो, इसको T1 कर लो, इसको D2 कर लो, इसको D1 कर लो, और ये बैकवर्ड शिफ्ट करो। हाँ, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, प्राइस किसका बढ़ा, पेट्रोल का, तो डिमांड कार की घट गई, इनवर्स रिलेशनशिप हो गया, तो बैकवर्ड शिफ्ट आ गया। कौन सा शिफ्ट आ गया, बैकवर्ड शिफ्ट आ गया। किसकी वजह से, पेट्रोल के प्राइस बढ़ने की वजह से। कार का खुद का प्राइस तो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, उसके बावजूद उसके डिमांड में कमी आ गई, बैकवर्ड शिफ्ट आ गया। क्यों, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, इसकी वजह से कार की खुद की डिमांड कम हो गई। डिक्रीज वाले का डायग्राम अगर हम बनाए तो बिल्कुल सेम बनेगा, बस इसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर दो। K1 K2 D1 D2 फॉरवर्ड शिफ्ट आ गया। इस बार किस वजह से आया फॉरवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। किसका, पेट्रोल का प्राइस इस बार क्या हो गया, गिर गया, तो डिमांड किसकी बढ़ गई, कार की डिमांड बढ़ गई। प्राइस कार का सेम है, लेकिन पेट्रोल का प्राइस इस बार 100 से 50 आ गया, तो डिमांड कार की बढ़ गई, फॉरवर्ड शिफ्ट आ गया कार की डिमांड में। तो इंक्रीज इन प्राइस देख लिया, डिक्रीज इन प्राइस देख लिया कि किस तरीके से शिफ्ट आया है हमारा, ठीक है।
तो ये हमारा पूरा टॉपिक था जिसमें हमने 2 पॉइंट पढ़े, क्रॉस प्राइस इफेक्ट के। सब्स्टिट्यूट गुड्स के भी हमने देख लिए सारे कि जब प्राइस बढ़ता है या घटता है तो क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के भी हमने देख लिए। क्रॉस प्राइस इफेक्ट हमारा कंप्लीट होता है। चलो 8 पॉइंट है, रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। इनकम और डिमांड में क्या रिलेशनशिप होता है। जैसे कि हमने देखा है कि अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, लेकिन किसकी? नॉर्मल गुड्स की। लेकिन अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, किसकी? इंफीरियर गुड्स की, जो सस्ते गुड्स होते हैं, सस्ती चीजें होती हैं उनकी। नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी इनकम बढ़ने पे, यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। लेकिन इनकम बढ़ने पे इंफीरियर गुड की डिमांड घटेगी, यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन होता है जिसको हम बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है। If our income rises, we generally tend to buy more of goods. More income would mean more pens, more shirts, more shoes, more car and so on. ठीक है। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हम ज्यादा चीजें खरीदने लगते हैं, ज्यादा पेन खरीदेंगे, ज्यादा शर्ट खरीदेंगे, शूज खरीदेंगे, कार्स खरीदेंगे। But there are exceptions. If initially you are buying coarse grain simply because you cannot afford to buy a superior one, how would you take your increase in income now? Perhaps as a first step you would discard the consumption of inferiors. You will reduce or give up the consumption of coarse grains and shift to the consumption of superior grains. Surely this happens in the deserts of Rajasthan where the rich minority eats wheat while the poor majority eats bajra as a staple food. This suggests division of goods into 2 categories, normal goods, inferior goods. कि देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर आप सस्ती चीजें खाते हो तो आप, अगर आपकी इनकम बढ़ी तो आप उससे शिफ्ट होगे, आप अच्छी चीजें उससे थोड़ी महंगी चीजें खाने लगोगे। जैसे कि इसमें राजस्थान का एग्जाम्पल दिया है, तो जो वहाँ के थोड़े गरीब लोग हैं वो बाजरा खाते हैं, गेहूं की जगह बाजरा खाते हैं, और जो थोड़े अमीर लोग हैं वो गेहूं खाते हैं, व्हीट खाते हैं। ठीक है। तो अगर आपके पास थोड़े पैसे आएंगे तो आप बाजरे से किस में शिफ्ट हो जाओगे? व्हीट में शिफ्ट हो जाओगे। तो बाजरा क्या है? बाजरा एक इंफीरियर गुड है, और व्हीट क्या है? व्हीट एक नॉर्मल गुड है। ओके। तो नॉर्मल गुड्स, दीज आर द गुड्स द डिमांड फॉर विच इंक्रीजेस as income of the buyer increases. ठीक है। there is a positive relationship between income and demand, और in case of normal good income effect is positive. normal good वो होते हैं जिसकी डिमांड बढ़ने पे, मतलब इनकम बढ़ने पे जिसकी डिमांड बढ़ जाती है, और इन दोनों के बीच में क्या होता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हाउ डिमांड कर्व ऑफ अ नॉर्मल गुड चेंजेस व्हेन इनकम ऑफ द बायर चेंजेस। कि कैसे चेंज होता है जब इनकम की इंक्रीज इन इनकम। अगर इनकम में इंक्रीज है तो ज्यादा से ज्यादा वो खरीदने की कोशिश करेंगे, भले ही उसका प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस उसका सेम है, प्राइस में कोई फर्क नहीं आया, बस इनकम में चेंज आया तो वो उसको ज्यादा से ज्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे। दिस रेफर्स टू सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड और फॉरवर्ड शिफ्ट। इस केस में क्या होगा? फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा डिमांड कर्व में। पर अगर आपकी इनकम कम है तो नॉर्मल गुड की डिमांड आप कम कर दोगे, बैकवर्ड शिफ्ट आएगा फिर डिमांड कर्व में। देखो बना के देखते हैं इसको। ये आपका प्राइस है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। इनको नाम दे देते हैं हम ए बी सी। तो जो पॉइंट ए है और ये बी की तरफ जा रहा है पॉइंट ए से, ये आपकी नॉर्मल जो आपकी कंजम्पशन है ये फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है, पॉइंट ए से बी की तरफ जा रहा है। तो पॉइंट ए क्या है? इसका मतलब इनकम यहाँ पे क्या हुई? यहाँ पे इनकम इंक्रीज हुई है। और ये पॉइंट ए से सी की तरफ जो जा रहा है ये बैकवर्ड शिफ्ट है, ये फॉरवर्ड है, ये हमारा फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ है, ये हमारा बैकवर्ड शिफ्ट हुआ है। पॉइंट ए से सी की तरफ जा रहा है तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा जब हमारी इनकम क्या हो रही है? हमारी इनकम डिक्रीज हो रही है, तभी बैकवर्ड शिफ्ट आया ना। पहले ये था, फिर ये, फिर ये। अगर फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो इनकम इंक्रीज हो रही है, बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो इनकम डिक्रीज हो रही है। ठीक है। और डिमांड इंक्रीज हो रही है नॉर्मल गुड की, और डिमांड डिक्रीज हो रही है नॉर्मल गुड की। नेक्स्ट चलते हैं इंफीरियर गुड की तरफ। इंफीरियर गुड और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, मतलब अगर आपकी इनकम बढ़ेगी
तो आपकी इंफीरियर गुड की डिमांड घट जाएगी, ठीक है। दीज आर द गुड्स द डिमांड फॉर विच डिक्रीजेस एज इनकम ऑफ द बायर राइजेस। देयर इज अ इनवर्स या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप बोल सकते हैं इनकम और डिमांड में। और इन केस ऑफ इंफीरियर गुड इनकम इफेक्टिव नेगेटिव, इसमें इनकम इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब इसका वो देख लेते हैं कि हाउ डिमांड कर्व ऑफ अ इंफीरियर गुड चेंज व्हेन इनकम ऑफ द बायर चेंज, कि कैसे चेंज होता है ये। अगर इनकम में इंक्रीज आया तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, सिंपल सी बात है। ज्यादा अच्छी चीजें हम खरीदने लगे। डिक्रीज इन इनकम, अगर इनकम डिक्रीज हो गई तो इस इंफीरियर गुड की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि फिर आप नॉर्मल गुड्स नहीं खरीद पाओगे ना। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करें तो ये हमारा प्राइस है, ये रहा एक पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट और ये नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट ए बी सी, ठीक है। इस पॉइंट का मतलब है जब इसका फॉरवर्ड शिफ्ट आया, मतलब इसकी डिमांड बढ़ गई, इसकी डिमांड बढ़ गई यानी कि इनकम घटी होगी, तभी तो इंफीरियर गुड की डिमांड बढ़ गई, ठीक है। फॉरवर्ड शिफ्ट आया यानी डिमांड बढ़ गई। वो कैसे बढ़ी, कैसे बढ़ी डिमांड, जब हमारे इनकम घटी तभी तो डिमांड बढ़ी। और ये क्या है, ये है हमारी इनकम, यहाँ पे बैकवर्ड शिफ्ट आया तो इनकम हमारी इनकम हमारी यहाँ पे बढ़ गई, इनकम यहाँ पे बढ़ गई तभी बैकवर्ड शिफ्ट आया, इसकी डिमांड घट गई। इनकम बढ़ गई तो इसकी डिमांड यहाँ पे घट गई, तभी हमारा बैकवर्ड शिफ्ट आया। तो ये समझ आया कि हमने ये क्या किया है। नॉर्मल गुड में इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इंफीरियर गुड में क्या होता है, इनकम घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी। इंफीरियर गुड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, नॉर्मल गुड में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है इनकम और डिमांड के बीच में। चलो लास्ट पॉइंट है, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है। 9th पॉइंट, इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑन डिमांड फॉर अ कमोडिटी, कि टेस्ट और प्रेफरेंसेस जो होते हैं उस कंज्यूमर के, उसका क्या असर पड़ता है किसी भी कमोडिटी के डिमांड पर। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द बायर आर डिटरमाइंड बाय 3 फैक्टर, 3 फैक्टर से वो हम डिटरमाइन करते हैं। इंडिविजुअल लाइक्स एंड डिसलाइक, आप किस चीज को पसंद करते हो और किस चीज को ना पसंद करते हो, उस हिसाब से आपकी उस पर्टिकुलर चीज के लिए डिमांड होगी, ठीक है। मान लो आप टी को पसंद करते हो तो आपके लिए टी की डिमांड ज्यादा होगी। कॉफी का प्राइस बढ़ने या घटने से आपको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप कॉफी नहीं पीते हो। अगर आप कॉफी पीते हो, टी नहीं पीते हो, तो टी के प्राइस बढ़ने या घटने से आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप कॉफी पीते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रेंड एंड फैशन। तो ट्रेंड एंड फैशन पे भी बहुत सारी चीजें चलती हैं, जैसे कि अलग अलग टाइप के ट्रेंड्स आते रहते हैं मार्केट में, तो आप उसके हिसाब से चीजें खरीदते हो। जीन्स अलग अलग टाइप की आती रहती है मार्केट में, हाई वेस्ट, लो वेस्ट, पता नहीं कैसी कैसी सी आती हैं, तो उस हिसाब से आप चीजें खरीदते हो। जो भी ट्रेंड में चल रही होती है आप उस हिसाब से खरीदते हो चीजें, ठीक है। तो ट्रेंड और फैशन भी बहुत ज्यादा असर करता है किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड पे। क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे कि समर्स में जो विंटर के क्लोथ्स होते हैं उनकी डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। टी कॉफी की डिमांड कम हो जाती है, कोल्ड ड्रिंक्स और जूस की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन में होता है कि जैसे सीजन चेंज होता है तो पर्टिकुलर अलग अलग चीजों की डिमांड में फर्क आता है। फेवरेबल एंड अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। फेवरेबल चेंज एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस से क्या होता है कि ज्यादा जो कंज्यूमर होता है वो ज्यादा कमोडिटी खरीदने लगता है, ठीक है, ज्यादा चीजें खरीदता है, डिमांड में इंक्रीज आता है, यानी कि फॉरवर्ड शिफ्ट आता है जब फेवरेबल चेंज होता है। लेकिन जब अनफेवरेबल चेंज होता है टेस्ट और प्रेफरेंसेस में, तो क्या होता है, बैकवर्ड शिफ्ट आता है, कंज्यूमर अपनी डिमांड कम कर देता है। फेवरेबल चेंज से क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा डिमांड कर्व में, और अनफेवरेबल चेंज से क्या होगा, बैकवर्ड शिफ्ट आएगा डिमांड कर्व में। देखो बना के देखते हैं। ये प्राइस है, ए बी सी, फॉरवर्ड शिफ्ट है ये, ठीक है, यानी कि फेवरेबल है, ये फेवरेबल चेंजेस हुए हैं इसमें कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में। ये क्या है, हमारा बैकवर्ड शिफ्ट है, यानी कि इसमें कैसे चेंजेस हुए, अनफेवरेबल चेंजेस हुए हैं, अनफेवरेबल चेंजेस हुए हैं कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में, ठीक है।
तो ये हमारा डिमांड कर्व है जो हमें बताता है किस तरीके से चेंज आता है कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में और उसका डिमांड पे क्या असर पड़ता है। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। कुछ समझना है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। थैंक यू सो मच।